हे गाइस, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर शॉर्ट नोटिस आया हुआ था 04/2022 एडवर्टाइजमेंट के अंदर इसका फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। इसका शॉर्ट नोटिस के ऊपर भी हमने डिस्कशन किया था, तो चलिए इसके बारे में पूरा ब्रीफली हम जानेंगे कि क्या-क्या इस नोटिफिकेशन के अंदर अब पूरा हम इसका डिस्कशन करेंगे। तो पोस्ट वाइज मैंने आपको इसीलिए हाईलाइट करके रखा हुआ है ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और थोड़ा वीडियो लेंथी होगा, लेकिन आप लोगों का पूरा इसमें कवर कर दूंगा कि क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या वैकेंसी है और किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, उनका क्या क्या सिलेबस रहेगा और किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है। एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगा कि फॉर्म किस तरीके से फिलअप करना है ताकि आप अच्छे से फॉर्म भर सको, क्योंकि अगर कोई मिस्टेक होता है तो हमारा फॉर्म आता नहीं है, ठीक है, उसका एडमिट कार्ड हमारे पास नहीं आ पाता है। तो चलिए पहले इस वीडियो में आप लोगों को कवर कर देता हूँ कि रेडियो मैकेनिक की अगर बात करें तो 2 पोस्ट पे रेडियो मैकेनिक का पोस्ट निकाला गया है, ठीक है। ऑपरेटर कम्युनिकेशन पे 154 पदों पे भर्ती निकाली गई है। ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट की बात करें तो 9 पदों पर इसकी वैकेंसी निकाली गई है और सबसे बड़ी वैकेंसी व्हीकल मैकेनिक के लिए निकाली गई है, ठीक है, जो कि 236 पोस्ट पे इसकी वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। और पिछली बार जो है मल्टी स्किल वर्कर ड्राइवर इंजन स्टैटिक्स के लिए मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को तैयारी भी करवाया था, ठीक है। और इस बार कोशिश करेंगे पूरे अच्छे से इसको कवर किया जाए। तो व्हीकल मैकेनिक का तो मैं पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा कि एकदम बिल्कुल फ्री में अगर आप लोग मेरे से पढ़ना चाहते हो तो चैनल के साथ जुड़ के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाना, जिससे कि कोई भी अगर नोटिफिकेशन दूंगा तो आप लोगों को मिल सके, ठीक है। और आपके कुछ अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं, आप लोगों के लिए कुछ तैयार कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से आपका सिलेक्शन हो सके, क्योंकि पिछले बार भी व्हीकल मैकेनिक में बहुत बच्चों का सपना टूटा, लेकिन इस बार नहीं चाहता हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और MSWDS में भी बहुत बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, वो भी बिल्कुल फ्री में मैंने करवाया था, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट एक एक बार देखिए जाके। चलिए एमएसडब्ल्यू ड्रिलर की अगर बात करें तो देखिए एमएसडब्ल्यू ड्रिलर के अंदर अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो इसमें 11 वैकेंसी निकाली गई है। एमएसडब्ल्यू मैसन की बात करें तो 149 पोस्ट पे इसकी वैकेंसी निकाली गई है। और एमएसडब्ल्यू वेटर की वैकेंसी की बात करें तो टोटल यहाँ पे दोस्तों एक वैकेंसी निकाली गई है। टोटल अगर वैकेंसी की बात करें तो 567 पोस्ट पे इसकी पूरी वैकेंसी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर निकाली गई, ठीक। चलिए अब थोड़ा मेन चीज़ पे फोकस है हमारा कि देखिए फॉर्म है, तो अगर फॉर्म की अगर बात कर ले तो अभी मैं नॉर्मल आपको बताता हुए चल रहा हूँ, बाकी फिर बाद में इसको पूरा एक-एक चीज़ है इसमें आप लोगों को कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो नेम ऑफ द पोस्ट की बात करें तो यहाँ आपका नाम आएगा, ठीक है। सीरियल नंबर पोस्ट की अगर बात करें तो आपका यहाँ पे देख सकते हो ऊपर जो है कि यह क्या सीरियल नंबर के थ्रू यहाँ पे है, तो इस हिसाब से अपना सीरियल नंबर भर देना है, ठीक है, कि किस सीरियल नंबर पे आप किस पोस्ट के लिए यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिखाया गया है सीरियल नंबर के बाद फिर कैटेगरी इन विच अप्लाइड, किस कैटेगरी में आप UR EWS SC ST किस में आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो भरना है। यहाँ पे वेटेज परसेंटेज की बात की गई है, तो वेटेज परसेंटेज की अगर बात यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ पे 10th का भरना है। और यहाँ पे अगर आपका NCC वगैरह कुछ किया हो तो उसके लिए 15% का छूट इन्होंने दे रखा है। आगे इसका सारा कवर करूँगा, टोटल इसका परसेंटेज कितना बन रहा है यहाँ पे टोटल आप लोगों को लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की अगर बात करें तो अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS के तहत आते हैं तो आप इसमें यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे, ठीक है। चलिए नेम ऑफ द अपना पूरा कैपिटल लेटर में यहाँ नाम भरना है, यहाँ पे अपने फादर्स नेम पूरा कैपिटल लेटर में भरना है, डेट ऑफ बर्थ इस सेक्शन में पूरा भरना है, फिर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस भरना है, ठीक है। और यहाँ पे फिर परमानेंट पोस्टल एड्रेस भरना है, ठीक है। ये होम एड्रेस है, ये पोस्टल एड्रेस है। चलिए नेक्स्ट की अगर बात करें तो आपका बैंक का डिटेल यहाँ पे आएगा, ठीक है। और जी किस तरीके से आप एप्लीकेशन फ़ी का वो एप्लीकेशन फ़ी दे रहे हैं, तो कौन से बैंक के थ्रू आपका एप्लीकेशन फ़ी गया है, ऑनलाइन रेफरेंस नंबर यहाँ पे डालना है, ट्रांजेक्शन डेट डालना है और अमाउंट डालना है, ठीक है। इससे ताकि उन्हें पता चल सके कि इसका फीस पेमेंट हो चुका है। 50 रुपये आप लोगों को फ़ी भी पे करना होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे इन्होंने देखिए कुछ क्वेश्चन पूछे हैं कि वेदर सन ऑफ एक्स सर्विसमैन, अगर हैं आप लोग तो यस या नो आप लोगों को करना है। वेदर सन ऑफ सर्विंग अलाइंड ग्रिप, ठीक है, तो इसमें भी यस नो करना है। अगर आप लोग NCC B सर्टिफिकेट है या NCC C सर्टिफिकेट है तो यस नो आप करते हुए तो पूरा फिलअप आप लोगों को करना है। नेक्स्ट अगर इसकी बात करें तो इनिशियल क्वालिफिकेशन बताया गया 10th 12th के बारे में यहाँ पे भरना है। 10th 12th ग्रेजुएशन अगर आप हैं तो वो भी भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने टेक्निकल एजुकेशन के बारे में पूछा है, जैसे कि आपकी ITI या डिप्लोमा हो गया जो भी है
वो आप लोग को यहाँ पे फिलअप करना है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे जो आप लोगों का नेक्स्ट है कि कौन सा आपका लाइसेंस आपके पास है, यानी LMB यानी कि लाइट मोटर व्हीकल, HMV मतलब कि हाई मोटर व्हीकल या अदर, कौन सा लाइसेंस है ये आप लोगों को फिलअप करना है। अगर नहीं है तो आप अदर पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट का अगर बात करें तो टोटल एक्सपीरियंस अगर आपका किसी कंपनी में तो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग का यहाँ पे बताया गया है कि यूनिट ऑफ फॉर्मेशन ये आप लोगों को नहीं भरना है। चलिए नेक्स्ट, ये आपका एडमिट कार्ड का सेक्शन आ गया। यहाँ पे वहाँ पे ये आप लोगों का कंपनी यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से एक स्टंप लगेगा, आप यहाँ पे एक फ़ोटो अपना लगा दीजिएगा। वहाँ से एडमिट कार्ड है ये, ताकि एडमिट कार्ड वहाँ से आपका ये बन के आएगा, ठीक है। यहाँ पे अपना नाम फिलअप कर लीजिएगा, सन ऑफ फादर का अपना यहाँ पे नाम डाल लीजिएगा, अपना यहाँ पे होम एड्रेस पूरा फिलअप कर लीजिएगा, ताकि आपके सही जगह आपका फॉर्म अच्छे से पहुंच सके आपके घर पे, ठीक है। ताकि ये एडमिट कार्ड पर आप लोगों का यही भेजा जाएगा अगर आप लोगों का सेलेक्ट किया जाता है आप लोगों को एडमिट कार्ड के लिए। तो चलिए नेक्स्ट है कि एट द टाइम ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन, जब आप एप्लीकेशन को सबमिट कर रहे होंगे तो यहाँ पे अपना सिग्नेचर करके और यहाँ पे लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन लगाएंगे। ये आपका रिटर्न टेस्ट के टाइम का होगा, ठीक है। जब आप एडमिट कार्ड लेके जाएंगे तो यहाँ पे रिटर्न टेस्ट के टाइम ये सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन देना होगा आपको। और ये फिजिकल टाइम का अगर जब आप रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे तो फिजिकल टाइम पे ये करवाया जाएगा। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल टाइम पे, फिर अगर फिजिकल क्वालिफाई होने के बाद ये प्रैक्टिकल टाइम पे यहाँ पे सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन करवाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि ये ज्वाइनिंग टाइम पे लास्ट ये होगा, और जो यहाँ तक पहुँच गया आप लोगों का सिलेक्शन समझ लीजिए हो गया है। यहाँ पे कुछ ये सर्टिफिकेट वगैरह हैं जो EWS का या SC/ST का लगाएंगे, उन सब के लिए ये कैटेगरी है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे किस चीज़ का सर्टिफिकेट है, प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट पोस्ट अंडर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो यहाँ पे उनको फिलअप करना होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं। मेन टॉपिक यहाँ पे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है। अगर आप डिसेबिलिटी कैटेगरी से भरना चाहते हैं, अगर आप लोग के अंदर कोई डिसेबिलिटीज है तो आप ये फॉर्म फिलअप कीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सारा फॉर्म एक एक करके देखना है। अगर और फॉर्म फिलअप करके देखिए कहाँ भेजना है। अब कि ये कमांडेंट BRO स्कूल एंड सेंटर डिगही कैंप पुणे यहाँ पे भेजना है। नेक्स्ट पिछले बार से क्या था, हम कहीं दूसरी जगह भेजते थे, लेकिन अब की एडवर्टाइजमेंट अप्लाइड शुड बी सबमिटेड कहाँ पे होगा, ये यहाँ पे करना है। ये आप लोगों को जो हाईलाइट कर दिया, एक बार आप इसका बेशक फोटो लेना है, फोटो ले लीजिए और यहीं पे इसका फॉर्म जाना है। तो यहीं पे ये आप अच्छे से आपका एनवलप पे आप लोग यहाँ पे ये यही एड्रेस मेंशन कीजिएगा, ठीक है। कमांडेंट BRO स्कूल एंड सेंटर डिगही कैंप पुणे 411015 ये पिन कोड रहेगा। चलिए नेक्स्ट आगे की हम बात करें। अगर मेन की बात करें, क्योंकि ज़्यादा हमें खींचना नहीं है, तो अब देखिए एज लिमिट और रिलैक्सेशन की अब बात कर लेते हैं। रेडियो मैकेनिक के अंदर 18 से 27 साल का एज रखा गया है, ठीक है। उसके बाद भी अगर आप गवर्नमेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ इसके हैं, सर्वेंट रह चुके हैं, तो इसके क्या है किसी गवर्नमेंट के अंदर, तो 40 ईयर का आप लोगों का रहेगा, ठीक है। 40 से 45 ईयर तक का आप फिर भी भर सकते हैं अगर आप एक्स सर्विसमैन के अंदर आते हैं। ऑपरेटर कम्युनिकेशन का भी एज 18 से 27 साल रखा गया है, नॉर्मल। नेक्स्ट है ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ऑर्डिनरी ग्रेड का, तो इसका एज भी रखा गया 18 से 27 साल के अंदर रखा गया। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो चुके हैं या फिर एक्स सर्विस मैन है तो 40 से 45 साल तक में भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। व्हीकल मैकेनिक का भी 18 से 27 साल तक का रखा गया। रिलैक्सेशन किसको मिलेगा, एक्स सर्विस मैन को 40 से 45 साल तक के भी वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट है मल्टी स्किल्ड वर्कर ड्रिलर के लिए, जो कि इसके लिए सिर्फ 18 से 25 साल तक का एज दिया गया है, यानी कि 25 ईयर तक ही वो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन और बाकी कैटेगरी में 27 तक है। ये मल्टी स्किल्ड वर्कर मैसन वाले के लिए 18 से 25 साल के लिए, यहाँ पे पेंटर के लिए भी 18 से 25 साल तक का एज रखा गया, लेकिन जो एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं उनके लिए ज़्यादा रखा गया। मल्टी स्किल्ड वर्कर मैस बेटर के लिए भी 18 से 25 साल तक का एज रखा गया, ओके। चलिए अब ये देख लीजिए यहाँ पे छूट किस किस कैटेगरी को मिलेगा, ये यहाँ पे
इन्होंने क्लियर किया है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से तो आपको कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप एससी एसटी से हैं तो 5 साल का अगर आपको छूट दिया जाएगा। अदर बैकवर्ड क्लास से हैं तो 3 साल का आप लोगों को छूट दिया जाएगा। अगर आप सिविलियन या एक्स सर्विस मैन है तो 45 साल तक के आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। इसकी अदरवाइज इसका फिर क्या है कि अगर आप ओबीसी से हैं तो सिर्फ 43 साल तक के आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आप यूआर कैटेगरी से आते हैं और एक्स सर्विसमैन है तो 40 साल तक का आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। एक्स सर्विसमैन के लिए आगे फिर नोटिस है। और नेक्स्ट है दोस्तों बेंच मार्क यानी कि डिसेबल्ड पर्सन के लिए 10 साल का छूट दिया जाएगा। और जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेट के लिए 5 साल का यहाँ पे छूट दिया गया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कुछ इसमें छूट वेटेज में छूट मिलेगा कि वेटेज फॉर इशू ऑफ कॉल लेटर ओनली। सिर्फ इसमें जो छूट मिलना है मैंने आप लोगों को बताया है कि जो एनसीसी वगैरह का छूट जो मिलेगा सिर्फ आप लोगों को कॉल लेटर आने तक ही उसका लाभ मिल पाएगा। उसके बाद आप लोगों का क्या होगा कि अपने जो सिलेक्शन होगा वो ये फिर जो आप वेटेज लगाएंगे एनसीसी सर्टिफिकेट वगैरह उन सब का फिर उसका बाद में लाभ कोई नहीं मिलेगा एग्जाम के नंबर के बाद, ओके। ये सिर्फ कॉल लेटर आने के लिए इसका लाभ मिलेगा। 15% मिलेगा अगर आप ग्रिप सेंटर के किसी सन है, अगर कोई काम आपके पेरेंट्स में कोई कर रहे हैं तो उसके अगर आप सन है तो 15% मिलेगा। अगर एनसीसी सी या बी सर्टिफिकेट है तो 10% सी वालों को और 5% बी वालों को मिलेगा। और ग्रिप सेंटर वालों को क्या दोस्तों अप्लाइंग फॉर द हायर पोस्ट इसको 15% मिलेगा। सन ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए 3% का छूट। स्पोर्ट्स स्टेट यूनिवर्सिटी लेवल खेले जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको 5% का यहाँ पे छूट दिया जाएगा। और कैजुअल पेड लेबर को यहाँ पे 10% का छूट दिया जाएगा, ठीक है। चलो इतना हो गया क्लियर। आप लोगों को जो आप पेमेंट करेंगे दोस्तों ये देख सकते हो यहाँ पे लिंक दे रखा है। यहाँ से आप लिंक कॉपी करके डायरेक्ट आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये आप कॉपी आप लोगों को करना होगा। पीडीएफ आप लोगों को मिल चुका होगा। अदरवाइज अगर पीडीएफ नहीं मिला है तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ। टेलीग्राम ग्रुप में ये पीडीएफ मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, ठीक है। वो इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला कि जितने भी बच्चे हैं अब और तैयारी करना चाहते हैं इन सारे पोस्ट के लिए तो वो भी बिल्कुल फ्री तैयारी चलेगा। जीके पोर्शन वगैरह भी आप लोगों के लिए अब तैयार किया जा रहा है क्योंकि बहुत एनालिसिस अब मैं कर रहा हूँ कि पिछले बहुत सालों से क्या जीके किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और व्हीकल मैकेनिक का तो पूरी के पूरी ए टू जेड तैयारी करवाया जाएगा। अभी एमएसडब्ल्यू डीएस का भी मैंने काफ़ी तैयारी करवाया था और व्हीकल मैकेनिक का तो ए टू जेड होगा। और एमएसडब्ल्यू डीएस में क्या था कि थोड़ा नोट्स वगैरह की कमी पड़ गई, लेकिन मैंने जितना हो सका था पूरा मैंने सिलेबस कवर कर दिया था। लेकिन व्हीकल मैकेनिक में कुछ बात की कमी नहीं है, सब कुछ आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे अगर बात कर लें तो ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी के लिए 50 रुपये का फ़ी रहेगा। और अदर बैकवर्ड क्लासेस के कैंडिडेट के लिए भी 50 रुपये का फ़ी रहेगा। लेकिन जो एससी और एसटी कैटेगरी से आते हैं उनके लिए नील है। और बेंचमार्क डिसेबिलिटी पर्सन के लिए 0 का अमाउंट रहेगा। फ़ी बिल्कुल 0 रहेगा, ठीक है। अब अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है कि अप्लाई आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में दोनों में कर सकते हैं, ओके। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2022 के अंदर ये फॉर्म निकाला गया है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका नोटिस पहले जारी कर दिया था, अब तो 2023 चल रहा है लेकिन इसका नोटिस जो है ये 2022 में ही 30 या 31 दिसंबर को कर दिया गया था। चलिए इतना क्लियर आप लोगों को हो चुका होगा। और नेक्स्ट अब आगे की बात करें तो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोसेस की अगर हम बात करें तो कम से कम एक सीट के लिए ये 10 टाइम मतलब वैकेंसी निकाला है जो गया है। तो एक सीट के लिए कम से कम 10 गुना बच्चे को ये सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। कॉल लेटर जिनको आएगा एक सीट के लिए कम से कम 10 बच्चों का कॉल लेटर आएगा। यानी कि अगर 567 पोस्ट है तो आप लोग समझ सकते हो 5600 या 6000 समथिंग ये बच्चों को उसके लिए बुलाएंगे, ठीक है। चलिए इतना क्लियर आप लोगों को हो चुका हो। रिटर्न एग्जाम की अगर अब बात कर लें तो इसमें ब्लू या ब्लैक पेन बॉल में चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना होना चाहिए, अगर आप यूआर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से तो 50% होना चाहिए और एससी एसटी कैटेगरी से तो 40% कम से कम पासिंग मार्क्स चाहिए, ठीक है। इससे अगर कम रहा तो आप लोगों का वैसे भी कॉल लेटर नहीं आएगा, ओके। इतना आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। और एग्ज़ाम की भी अगर बात करें तो बहुत सारे बच्चों का कहना होता है कि मेरे इतने नंबर हैं लेकिन मेरा नाम नहीं आया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आप लोग अगर क्वालिफाई भी नहीं कर पाए एग्ज़ाम को तो आपका नाम नहीं आ पाएगा। बेशक कट ऑफ कितना भी नीचे क्यों ना जाए आप लोगों को क्वालिफाई करना ही होगा।
चलिए नेक्स्ट है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात कर रहे हैं और फिर नेक्स्ट है प्रैक्टिकल टेस्ट की। तो ये दोनों फिजिकल और प्रैक्टिकल टेस्ट में क्या है कि ये दोनों दोस्तों तभी आप अटेंड कर सकते हैं जबकि आप लोग पहले रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। नेक्स्ट है एज एंड एक्सपीरियंस की। एज एंड एक्सपीरियंस की अगर बात कर लें तो लास्ट डेट माना जाएगा क्लोजिंग का जब आप लोग फॉर्म फिलअप कर देंगे, और ये आपका हर स्टेट का अलग अलग रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का मेडिकल स्टैंडर्ड। मेडिकल स्टैंडर्ड तो तभी हो पाएगा जब आप फिजिकल और प्रैक्टिकल क्लियर कर लेंगे, तब आप लोगों का मेडिकल प्रोसेस शुरू होता है। मेडिकल प्रोसेस के बाद फाइनल ज्वाइनिंग प्रोसेस शुरू किया जाता है। इतना एक बच्चों का रिक्वायरमेंट भी था कि सर MSWDS का आप किस तरीके से क्या होगा, आप मेरे को थोड़ा बताइए, डिटेल में बताइए। मेरा सिलेक्शन हो चुका है तो उनको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन है कि अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो चुका है तो आप एक बार ये वीडियो पूरा देख लिया तो यही प्रोसेस होगा और यही मैं आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। कि पहले आप लोगों का रिटर्न एग्जाम होता है, उसके बाद आप लोगों को रिटर्न के बाद आप लोगों को प्रैक्टिकल और फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। प्रैक्टिकल फिजिकल होने के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल एक साथ होगा और उसके बाद फिर ज्वाइनिंग आप लोगों की होती है, ठीक है। इतना आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये अब सारा जो जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया है। ये अब डिटेल वैसी नोटिस दिया गया है, ठीक है। कुछ कुछ और अब हम बात करेंगे इसके बारे में। अब देख लीजिए क्वालिफिकेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी भी ना हो। रेडियो मैकेनिक की अगर बात करें तो रेडियो मैकेनिक का दोस्तों कम से कम मैट्रिकुलेशन पास आपका होना चाहिए, अदरवाइज आप और फिर आप लोगों को क्या है दूसरा जो रेडियो मैकेनिक से आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से 2 ईयर एक्सपीरियंस कम से कम होना चाहिए, यानी कि 2 साल की आपकी ITI होनी चाहिए, तभी आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अदरवाइज आप प्रोसेसिंग डिफेंस ट्रेड सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट सिमिलर स्टेबिलिटी डिफेंस विच भी 2 ईयर एक्सपीरियंस, किसी डिफेंस सेक्टर से आप लोगों का आर्मी इंस्टीट्यूट में इसी सेम काम से रिलेटेड आप लोगों का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऑपरेटर कम्युनिकेशन की बात करें तो इसमें मैट्रिकुलेशन और आपका ITI होना चाहिए ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं तो इसमें मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और प्रोसेसिंग हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग का लाइसेंस होना चाहिए ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट के लिए, ताकि आप लोगों को ड्राइविंग के लिए आप लोगों को तभी रखा जाएगा। नेक्स्ट है व्हीकल मैकेनिक की अगर बात करें तो व्हीकल मैकेनिक में क्या है कि मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और ITI आपका होना चाहिए मोटर मैकेनिक व्हीकल से या फिर डीजल मैकेनिक या हीट इंजन, आप किसी में से इनमें से एक आपका ITI होना चाहिए। अभी MSWDS में क्या हुआ था कि सिर्फ मोटर मैकेनिक वाले ही बच्चे फॉर्म फिलअप कर सकते थे, लेकिन इसमें सुनहरा मौका है कि डीजल मैकेनिक, हीट मैकेनिक और ट्रैक्टर वाले जितने भी हैं ट्रैक्टर, इन सब से वो सारे फॉर्म इसमें फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। मल्टी स्किल ड्रिलर की अगर बात करें तो मैट्रिकुलेशन इसमें पास होने चाहिए और क्वालिफाइंग टेस्ट में ट्रेड टू बी कंडक्टेड बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। फिर फिजिकल टेस्ट होगा आप लोगों का और शुड मेडिकल एंड मेडिकल क्लियर होने के बाद आपको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज्वाइनिंग करवा लिया जाएगा। नेक्स्ट है मल्टी स्किल वर्कर मैसन के लिए, तो इसमें 10th पास कम से कम होने चाहिए और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मैसन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ITI आपका, इन सब से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड ब्रिक्स के अंदर आप लोगों का ITI होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अब एंड लास्ट पोस्ट है अपना मल्टी स्किल वर्कर पेंटर के लिए, तो इसमें 10th पास होना चाहिए और पेंटर का आप लोगों का ITI का सर्टिफिकेट कम से कम होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस की अगर बात करें रेडियो मैकेनिक के अंदर तो आप लोगों को रेडियो मैकेनिक के अंदर जो सिलेबस है, क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वायरलेस इक्विपमेंट, ऑपरेशन स्विच बोर्ड ऑफ 10 लाइन, ठीक है, चार्जिंग एंड ऑपरेशन बैटरीज, प्रिंसिपल ऑफ रेडियो मैकेनिज्म, नॉलेज ऑफ मोर्स कोड एंड जनरल नॉलेज। क्योंकि अगर आपने रेडियो मैकेनिक से अगर आपने ITI किया होगा और थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आप लोगों को ये सारा लगभग सब पता होगा। इन सब का क्या है, एक एक डाउट आप लोगों को हर टॉपिक से क्लियर कर लेना है और जनरल नॉलेज का आप मेरे ऊपर छोड़ देना। बस एक मेरा वीडियो इस चैनल को सब्सक्राइब करके देखता जाना, क्योंकि इस बार जनरल नॉलेज का मैं बहुत एनालिसिस कर रहा हूँ कि किस किस टॉपिक से हर बार ये क्वेश्चन उठा रहे हैं, वो टॉपिक आप लोगों को मैं पूरा क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेटर कम्युनिकेशन की। तो ऑपरेटर कम्युनिकेशन के अंदर भी आप अपना
सिलेबस देख लेना कि किस किस टॉपिक से आप लोगों का सिलेबस है, वरना अगर एक एक मैं बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लेंदी बन जाएगा। आप एक बार बेशक वीडियो होल्ड करके पढ़ लेना, ठीक है। और जनरल नॉलेज वगैरह के लिए आप वीडियो देखते रहना, और थोड़ा बहुत अगर होगा तो मैं सबके लिए नोट्स थोड़ा थोड़ा प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है। ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए बात करें तो ये आप लोगों का रहेगा मेंटेनेंस ऑफ हैवी यूज ऑफ यू ऑयल एंड लुब्रिकेंट, डेली पीरियोडिक चेकिंग, किस तरीके से डेली हमें पहले तेल पानी कुछ भी कहते हैं गाड़ी निकालने से पहले तेल पानी चेक करना जरूरी है। टायर रोटेशन कैसे होता है ये सब पता होना चाहिए। रोड साइन, अगर ड्राइवर है तो आपको रोड साइन पता होना चाहिए। ट्रैफिक रूल पता होना चाहिए, और टूल का यूज किस तरीके से किया जाता है ये भी पता होना चाहिए। और जनरल नॉलेज, तो आप लोग भी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ, आप लोग के लिए बहुत कुछ मैं मटेरियल देने वाला हूँ टेलीग्राम ग्रुप पर। चैनल्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना ताकि आप लोगों को सारा इस सब का प्रॉफिट मिल सके। और व्हीकल मैकेनिक के लिए तो एक ही बात मैं अब बताना चाहता हूँ कि इस बार व्हीकल मैकेनिक के लिए ये चैनल वरदान बनने वाला है। आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख ही लेना, क्योंकि ये आप लोग को मैं बता देता हूँ बिल्कुल फ्री में। अभी MSWDS का भी मैंने बहुत बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। और व्हीकल मैकेनिक का इस बार मैं एक एक चीज़ आप लोगों को करवाने वाला हूँ, और पूरा का पूरा आप लोगों को इसका क्लियर होगा आप लोगों का टॉपिक, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ पेट्रोल डीजल इंजन किस तरीके से वर्क करता है, चेकिंग ऑफ फॉल्ट किस तरीके से, इसका क्या 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 फॉल्ट होता है, किस तरीके से इसको हम अटेंड करते हैं। रिपेयर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ इंजन किस तरीके से होता है। रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ फ्यूल सिस्टम कैसे होता है। रिपेयर मेंटेनेंस ब्रेक सिस्टम कैसे होता है। एंड मेंटेनेंस ऑफ चेसिस एंड जनरल नॉलेज, ये सारा डिटेल में हम इसका बात करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है मल्टी स्किल्ड वर्कर ड्रिलर के लिए भी आप लोग अपना भी देख लो अच्छे से सिलेबस। और कुछ कुछ आप लोगों को भी मैं सारा मटेरियल सबको टेलीग्राम ग्रुप पे अब अवेलेबल करवाऊंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मल्टी स्किल्ड वर्कर मैसन के लिए ये आप लोगों का सिलेबस है, एंड पेंटर के लिए ये सिलेबस रहेगा। तो दोस्तों आप लोग अपना अपना सब सिलेबस देख लेना। और प्रैक्टिकल के लिए भी बात करेंगे। प्रैक्टिकल पहले एग्ज़ाम क्वालिफाई हमारा करना बहुत मकसद है, तो पहले हम अगर हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है फिर हम बात करेंगे प्रैक्टिकल के ऊपर। वैसे आप प्रैक्टिकल का भी देख लो, आपसे रिलेटेड जो आप लोग का एक पूछा जाता है, यानी कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है ना, वही प्रैक्टिकल में बस आप लोग को प्रैक्टिकल नॉलेज आप लोग का चेक किया जाता है। ओके, इसमें थ्योरी नॉलेज आप लोगों को टेस्ट में रिटन टेस्ट में चेक किया जाता है, इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज चेक किया जाता है, ठीक है। तो व्हीकल मैकेनिक का किस तरीके से अभी पिछले बार हुआ था प्रैक्टिकल टेस्ट, या फिर किस तरीके से अभी MSWDS का प्रैक्टिकल टेस्ट होता है, सारा आप लोगों का क्लियर करूंगा मैं एक एक चीज़, ठीक है। चैनल के साथ जुड़ जाना। इस बार मैंने कह दिया कि व्हीकल मैकेनिक के लिए वरदान बनने वाला है, तो वरदान बनने वाला है ये चैनल, ठीक है। रेडियो मैकेनिक की अगर बात करें, अब हम पे ऑफ स्केल की बात करें, जो इतना दूर अगर हम जाके एक सरकारी नौकरी की तलाश में रहते तो आपका पे स्केल क्या क्या रहेगा एक बार देख लीजिए। अगर रेडियो मैकेनिक की बात करें तो 25,000 से लेके 81,000 के बीच सैलरी रहेगा। ऑपरेटर कम्युनिकेशन की बात अगर हम करें तो 19,900 से 63,200 के बीच रहेगा। ड्राइवर मैकेनिकल की अगर हम बात करें तो इसमें 19,000 से लेकर 63,200 रहेगा। व्हीकल मैकेनिक का भी 19,900 से 63,200। मल्टी स्किल्ड वर्कर डीलर के लिए सैलरी रहेगा 18,000 से 56,900। मल्टी स्किल्ड वर्कर मैसन के लिए 18,000 से 56,900। मल्टी स्किल्ड वर्कर पेंटर के लिए 18,000 से लेकर 56,900 के बीच रहेगा। चिल्ड्रन मल्टी स्किल्ड वर्कर मैथ्स वेटर के लिए 18,000 से लेकर 56,900 के बीच आप लोगों का सैलरी रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को मेन जितना था मैंने कवर कर दिया, ठीक है। यह नॉर्मल है कि अगर आप एग्ज़ाम पास कर जाते हैं तो फिजिकली टाइम पे आपको क्या करवाया जाएगा, क्योंकि रिटन टेस्ट क्लियर होने के बाद पहले आप लोगों का फिजिकल टेस्ट ही लिया जाएगा। तो 1 माइल रेस होगा जो कि आप लोगों को 10 मिनट में कवर करना है, ठीक है। वो हर कोई कर लेता है, 100 में से एक स्टूडेंट्स भी अगर रह जाते हैं तो उनको भी बहुत कोशिश किया जाता है कि कर लें, लेकिन जो खुद नहीं दौड़ना चाह रहा उनको कौन दौड़ा सकता है। अभी भी पिछले बार भी ऐसे ही हुआ था व्हीकल मैकेनिक में। काफ़ी बच्चों ने बताया कि उनको दौड़ने का पूरा मौका देते हैं, पूरा प्रोत्साहन करते हैं, दौड़ने के लिए मोटिवेट करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं बीच रास्ते में अपना दम तोड़ देते हैं। अगर इतना मेहनत करके अगर दिन रात करके जा रहे हो तो यार सोचो ज़िंदगी बदलने वाली है, थोड़ा सा वहाँ पे अपना जान निकाल लो जितना है, तो इतना करना चाहिए हमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ये है कि अब
थोड़ा-सा हाइट वगैरह और चेस्ट वगैरह की बात कर लेते हैं कि अगर वेस्टर्न हिमालयन रीजन से आते हैं, देख लीजिए आप स्टेट वाइज़, तो आपका 158 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। अगर आप ईस्टर्न हिमालयन रीजन से आते हैं तो 152 सेंटीमीटर का होता है। आप किस रिलीजन से बिलॉन्ग करते हैं आप लोग यहाँ से अपना स्टेट वाइज़ देख सकते हैं। अगर वेस्ट प्लान रीजन से आते हैं तो आपका हाइट 162 होना चाहिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा हाइट इसी का रखा गया है वेस्ट प्लेन रीजन वालों का 162 सेंटीमीटर, जो पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, राजस्थान और वेस्टर्न यूपी से बिलॉन्ग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ईस्टर्न प्लेन के लिए 157 होना चाहिए, सेंट्रल रिलीजन के लिए 157 होना चाहिए, साउथर्न रिलीजन के लिए 157 होना चाहिए और गोरखास के लिए, जो गोरखा और वो भी इंडियन डोमिसाइल्ड होने चाहिए, उनके लिए 152 रखा गया है, ठीक है। अब रिलैक्सेशन ऑफ सन सर्विस एक्स सर्विसमैन पर्सन्स के लिए इसका रखा गया 2 सेंटीमीटर का और इसमें छूट दिया जाएगा। ये टोटल हाइट जो बताया गया है, इसको 2 सेंटीमीटर का छूट मिलेगा उन सबको, ठीक है। अभी जनरल एग्जामिनेशन के बारे में नॉर्मल छोटे छोटे चीज़ बताया गया है, ठीक है। ये आप लोगों के काम का नहीं है। जो अब जो मेन इंपॉर्टेंट था आप लोगों को मैं समझा चुका हूँ। बस यही आप लोगों को क्लियर करना था दोस्तों। तो अब आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि बस एग्ज़ाम की तैयारी में आप लग जाना है। ये नहीं है कि अब जब इसका एडमिट कार्ड आएगा तभी करेंगे, नहीं, अभी से हम शुरू करेंगे। और व्हीकल मैकेनिक का तो अब मैं जल्द ही आप लोगों के लिए शुरू करने वाला हूँ। चैनल के साथ जुड़ जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ग्रुप हर स्टूडेंट ज्वाइन कर लेना, ताकि कुछ ना कुछ मटेरियल आप लोगों को भी टेलीग्राम ग्रुप पे मैं अपडेट करता रहूँ और देता रहूँ। और जनरल नॉलेज से रिलेटेड तो सारा टॉपिक आप लोगों को यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। तो इसी के साथ धन्यवाद। वीडियो बहुत लेंथी बन गया, बाकी एक तरीके से एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें फॉर्म आप अच्छे से फिलअप कर सकते हो। धन्यवाद।